नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लिलीफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्रा आज आपके लिए फिर से 5 नई सी और ख़ास जानकारी लेकर आ गई हूँ। तो चलिए चलते हैं कुछ जानकारियों की ओर। पहला दोस्तों, हम मानव शरीर के सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि संचार प्रणाली के बारे में तो सुना होगा। ये संचार प्रणाली क्या है, कितना लंबा है, कैसे चलता है, क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? नहीं ना। संचार प्रणाली में हृदय, रक्त वाहिकाएं और रक्त शामिल है और यह बीमारियों से लड़ने और होमोस्टैसिस को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। सिस्टम का मुख्य कार्य रक्त, पोषक तत्वों, गैसों और हार्मोनों को पूरे शरीर में कोशिकाओं तक पहुंचाना है। यहाँ परिसंचरण तंत्र के बारे में हम कुछ रोचक बातें जरूर जानेंगे। परिसंचरण तंत्र कितना लंबा होता है? क्या आपने कभी सोचा है हमारे इस शरीर में कितने लंबे लंबे सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं? नहीं ना। यदि आप सभी धमनियों, कोशिकाओं और नसों को एक वयस्क में अंत से अंत तक फैलाते हैं तो वे लगभग 60,000 मील यानी कि 1,00,000 किलोमीटर तक फैल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सुनकर हैरानी हो रही है पर यह सच है। इसके अलावा कोशिकाएं जो रक्त वाहिकाओं में सबसे छोटी होती है, इस लंबाई का लगभग 80% हिस्सा बनाती है। तुलनात्मक रूप से पृथ्वी की परिधि लगभग 25,000 मील है यानी कि 40,000 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति की रक्त वाहिकाएं लगभग 2.5 बार ग्रह के चारों ओर लपेटी जा सकती है एक इंसान की। हाँ दोस्तों, दोस्तों आपको सुनकर अचरज होगा कि इतना लंबा हमारे शरीर के अंदर कोशिकाएं यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे हो सकता है। तो यही हमारी विज्ञान है और यही हमारी संरचना है। दूसरा दोस्तों, क्या आप ट्रांस साइबेरियन रेलवे के बारे में जानते हैं? ट्रांस साइबेरियन रेलवे यूरोपीय रूस को रूसी सुदूर पूर्व से जोड़ता है। यह 9,289 किलोमीटर से अधिक की लंबाई में फैली हुई दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। यह पश्चिम में मॉस्को शहर से पूर्व में व्लादिवोस्तोक शहर तक चलता है। रूसी साम्राज्य की अवधि के दौरान अलेक्जेंडर III और उनके बेटे निकोलस II द्वारा व्यक्तिगत रूप से नियुक्त सरकारी मंत्रियों ने 1891 और 1916 के बीच रेलवे नेटवर्क के निर्माण का पर्यवेक्षण किया। इसके पूरा होने से पहले ही लाइन ने उन यात्रियों को आकर्षित किया जिन्होंने अपने अनुभवों का दस्तावेजीकरण किया। 1916 से ट्रांस साइबेरियन रेलवे ने मॉस्को को व्लादिवोस्तोक से सीधे जोड़ा है। 2021 तक रूस के पड़ोसी देश के लिए कनेक्शन बनाए जाने के साथ विस्तार परियोजनाएं चल रही है। इसके अतिरिक्त नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रस्ताव और बातचीत भी हुई है। टोक्यो जापान नए पुलों के साथ जो मुख्य भूमि रेलवे को सखालिन के रूसी द्वीप और होक्काइडो के जापानी द्वीप से जोड़ेंगे। रेलवे अक्सर मुख्य अंतर महाद्वीप रूसी लाइन से जुड़ा होता है जो रूस के यूरोपीय और एशियाई भागों के सैकड़ों बड़े और छोटे शहरों को जोड़ता है। मॉस्को व्लादिवोस्तोक ट्रैक की लंबाई 9,289 किलोमीटर यानी कि 5,772 मील है। यह एक रिकॉर्ड 8 समय क्षेत्रों में फैला है। यात्रा को पूरा करने में 8 दिन लगते हुए यह मॉस्को प्योंगयांग 10,267 किलोमीटर और कीव व्लादिवोस्तोक 11,085 किलोमीटर के बाद दुनिया की तीसरी लंबी एकल निरंतर सेवा है। सेवाएं जिनमें से दोनों अपने अधिकांश मार्गों के लिए ट्रांस साइबेरियन का भी अनुसरण करते हैं। आज ट्रांस साइबेरियन रेलवे यूरोप में प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख कंटेनर ले जाता है। रूसी रेलवे का इरादा है ट्रांस साइबेरियन पर कंटेनर यातायात की मात्रा को कम से कम 2 गुना करने के लिए और विशेष कारों का एक बेड़ा विकसित कर रहा है और बंदरगाहों पर टर्मिनल क्षमता को 3 से 4 के कारक से बढ़ा रहा है। 2010 तक रूस और चीन के बीच यातायात की मात्रा हो सकती है 60 मिलियन टन तक पहुंच सकते हैं, जिनमें से अधिकांश ट्रांस साइबेरियन द्वारा जाएंगे। भाग लेने वाले देशों के रेलवे अधिकारियों के पूर्ण समन्वय के साथ कंटेनरों का एक ट्रेन लोड ब्रिजिंग
से हैम्बर्ग तक ट्रांस मंगोलियाई और ट्रांस साइबेरियन लाइनों के माध्यम से 15 दिनों में ले जाया जा सकता है, लेकिन सामान्य कार्गो ट्रांजिट समय आमतौर पर काफ़ी लंबा होता है और जापान से यूरोपीय रूस में प्रमुख गंतव्यों के लिए एक विशिष्ट कार्गो पारगमन समय लगभग 25 दिनों के रूप में बताया गया है। तीसरा, दोस्तों ये जानकारी बहुत ही अजीब है जिसे आप सुन के अचरज में पड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, स्किन को निखारने के लिए 1800 के दशक में लोग अपने खाने में आर्सेनिक को मिलाकर खाते थे। जी हाँ दोस्तों, जिससे उनका स्किन का टेक्सचर हमेशा यंग बना रहे, जिससे वो युवा बने रह सके। विक्टोरियन इंग्लैंड में ये कुछ ऐसे तरीके थे जिनमें से महिलाओं ने अपनी दैनिक सौंदर्य दिनचर्या शुरू की। दुर्भाग्य से उस युग के सौंदर्य प्रसाधन कॉस्टिक रसायनों से ग्रस्त थे, जो शारीरिक व्यसन का कारण भी बन सकते थे। और आज की तरह इन उपचारों का उपयोग कैसे और कब करना है, इस बारे में सलाह युग के सबसे लोकप्रिय सौंदर्य स्तंभों से आई है। हार्पर बाजार के ऐसे ही एक कॉलम को द अगली गर्ल्स पेपर और हिंट्स फॉर द टॉयलेट कहा जाता था। उस समय की एक सौंदर्य विशेषज्ञ श्रीमती एस.डी. पार्व्स द्वारा लिखी गई थी और इतनी लोकप्रिय हुई कि 1874 में एक संकलन के रूप में फिर से प्रकाशित किया गया। एक अध्याय में पार्वस पूछते हैं, क्या एक निराशाजनक घरेलू महिला जैसी कोई चीज़ है? यह एक अलंकारिक प्रश्न है और उस समय के पाठकों को लेखक के दृढ़ विश्वास के बारे में पता होगा कि केवल कुछ पोशाक और श्रृंगार समायोजन के साथ कोई औसत से आकर्षक हो सकता है। हालांकि शक्तियों ने मेकअप में सूक्ष्मता को बेशकीमती बना दिया और पाउडर और रूज के साथ विरल होने के लिए हमेशा सावधान अनुस्मारक शामिल किए। 1800 के दशक में दो प्रमुख मेकअप शैलियाँ थीं, प्राकृतिक और चित्रित। प्राकृतिक त्वचा देखभाल के आदर्श इंग्लिश रोज की छवियों को जोड़ते हैं, अच्छी नैतिकता के साथ एक स्वस्थ सुंदर महिला। लेकिन कॉल ने नोट किया, यह समझा गया था कि बहुत सारी बनावटें चल रही है। चित्रित सौंदर्य व्यवस्था को थोड़ा जोखिम भरा देखा गया था, ये छुपा रही थी और न ही सुंदर होने की अपनी चाहत को। आज मौजूद नो मेकअप प्रवृत्ति के समान प्राकृतिक रूप अक्सर अप्राकृतिक तैयारी के माध्यम से प्राप्त किया जाता था। उनमें से कई घर का बना आधुनिक सौंदर्य प्रथाएं वर्तमान आदर्शों की जड़ों को झुठलाती है। टार्क्साकम नामक एक रसायन को पार्व्स द्वारा 1800 के दशक में रासायनिक छिलके के रूप में सुझाया गया था, जो कहता था कि संपीड़न एक हल्के लेकिन अगोचर छाले की तरह काम करता है और एक नई त्वचा को छोड़ देता है, एक शिशु की तरह कोमल त्वचा। चेहरे को तरोताज़ा रखने के लिए वह रात भर अफीम के साथ चेहरे को लेप करने की सलाह देती है। इसके बाद सुबह अमोनिया से धो ले। विरल भौहें और पलके वाली महिलाओं के लिए पारा को अक्सर रात के आंखों के उपचार के रूप में अनुशंसित किया जाता था, जिसमें भारी मेकअप का उपयोग करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती थी। कॉल कहते हैं उपभोक्ता की नज़र बहुत वांछनीय है, पानी की आंखों और पीली त्वचा वाली महिला जो निश्चित रूप से मौत के गले में समान थी। दोस्तों, क्या आप अपने अगली बार की रूटीन में इस तरह की किसी भी केमिकल्स को यूज़ करना पसंद करेंगे? नहीं ना। 1800 के दशक की महिला यही करती थी और पता नहीं कैसे। चलिए चलते हैं चौथी जानकारी की ओर। दोस्तों, आइस पॉप मतलब आइसक्रीम, जिससे हम कांडी में खाते हैं, कांडी, ठीक है, उसके बारे में आप जानते हैं? हाँ, वैसे में तो उसके बारे में आप जानेंगे ही, क्योंकि हम सब वही खाते हैं। पर उसे किसने बनाया, किस तरह से उसका आविष्कार हुआ, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? नहीं ना। तो आइए जानते हैं। 1905 में बैट, हालांकि जी हाँ दोस्तों, वो कांडी वाली आइसक्रीम एक 11 साल के बच्चे ने अचानक खेलते खेलते ही आविष्कार कर लिया। जी हाँ दोस्तों, जो कि सिर्फ केवल 11 साल का था। 1905 में पोर्चोप्लिक्स के आकार के हिसाब से पोर्च पर एक बौने ने पोर्ची के पानी के साथ मिलकर पानी को एक संस्थान के साथ पोस्ट किया।
1905 में 11 वर्षीय फ्रैंक एपर्सन दुर्घटना से पूरी तरह से अब क्लासिक ग्रीष्मकालीन स्टेपल पर ठोकर खाई। एक दोपहर उसने खुद को सोडा के पाउडर के मिश्रण और पानी से बना एक ताज़ा पेय का जल मिला लिया था। जब वह रात के लिए अंदर सोने गया तो युवा लड़के ने अनजाने में अपना पेय पोर्च पर लकड़ी की एक हलचल वाली छड़ी के साथ बाहर बैठे छोड़ दिया, और जब उसने अगली सुबह इसे पाया तो सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र में एक अस्वाभाविक रूप से ठंडी रात के बाद उसका मीठा पेय जम गया था। एपर्सन ने ग्लास से मिश्रण को हटा दिया और एक हैंडल के रूप में हलचल वाली छड़ी का उपयोग करके अपने नए पाए गए पॉप्स का स्वाद चखा। अपने गंभीर आविष्कार से प्रसन्न होकर उन्होंने बाद में उन्हें अपने दोस्तों के लिए बनाया और उन्हें अपने पड़ोस में बेचना शुरू कर दिया। जब वह वयस्क हुआ तो उसने उन्हें अपने बच्चों के लिए भी बनाया। अपनी मूल खोज के बाद 1923 से 18 में एपर्सन ने अंततः अपने जमे हुए माल के लिए एक पेटेंट दाखिल करने का फैसला किया। उन्होंने मूल रूप से अपने आविष्कार को एपिस्कल उनके नाम से संबोधित किया। हालांकि उनके बच्चे उन्हें पॉप के सिकल्स कहने लगे थे और वह नाम अटक गया। इस प्रकार पॉपसिकल का जन्म हुआ। ताज़ा आइस पॉप्स का एक तत्काल हिट थे और बाद में राष्ट्रीय सफलता हासिल करने के लिए चले गए। पहले वाले को केवल 5 सेंट के लिए 7 स्वादों में बेचा गया। एपर्सन ने बाद में अपने आविष्कार के अधिकार न्यूयॉर्क शहर में जो लोव कंपनी को बेच दिए। ग्रेट डिप्रेशन के दौरान कंपनी ने विश्वास योग्य डबल स्टिक पॉप्सिकल की शुरुआत की, जिसने 2 बच्चों को आसानी से एक ही कीमत के लिए स्वादिष्ट उपचार साझा करने की अनुमति दी। तो दोस्तों, इस तरह एक 11 वर्षीय बच्चे ने पॉप्सिकल्स का आविष्कार किया, वो भी 5वां। दोस्तों, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत को छोड़कर बाहर सब टॉयलेट के बाद टॉयलेट पेपर यूज़ करते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि ये टॉयलेट पेपर कितने साल से यूज़ करते हैं, कौन करते थे, कैसे इसका आविष्कार हुआ, कैसे लोगों ने टॉयलेट पेपर बनाए और जो भी है आप जानते हैं। तो आइए जानते हैं इस जानकारी के बारे में। टॉयलेट पेपर का आविष्कार चीन में हुआ था। बाद में साफ करने के लिए टिश्यू पेपर के गड्ढे का उपयोग करने के शुरुआती ऐतिहासिक वृत्तांत बाद में 6वीं शताब्दी में पाए जाते हैं। पहला टॉयलेट पेपर उस विशेष उपयोग के लिए बड़े पैमाने पर निर्मित किया गया था जो आज 14वीं शताब्दी में डेजियांग प्रांत में होता है। 19वीं सदी के मध्य तक संयुक्त राज्य अमेरिका में आधुनिक टॉयलेट पेपर आम तौर पर उपलब्ध नहीं था। इससे पहले कि यह सर्वव्यापी रोल में निर्मित होता था, हम सभी जानते हैं और प्यार करते हैं टॉयलेट पेपर फ्लैट सीट के बंडलों में आता है। मोटे तौर पर आज के चेहरे के ऊतकों के बॉक्स के आकार के होते हैं। अमेरिकी शौचालय ऊतक के पिता को जेसी गायटी कहा जाता है और उनका गिट्टी का मेडिकेटेड पेपर फॉर द वाटर क्लोसेट गृह युद्ध के युग से अच्छी तरह से 1920 के दशक में उपलब्ध था। लेकिन टॉयलेट पेपर के आसानी से उपलब्ध होने से पहले लोग क्या इस्तेमाल करते थे चलिए जानते हैं। परंपरागत रूप से मध्य पूर्व और भारतीय उपमहाद्वीप में लोग पानी और बाएं हाथ की यांत्रिक क्रिया का उपयोग करते हैं, वे सब हम जानते हैं। यूरोप के कुछ हिस्से में भी पानी का रणनीति रूप से लक्षित जेट का उपयोग किया जाता है या अलग अलग फिक्सचर जिन्हें अलग अलग बिडेट्स के रूप में जाना जाता है। उन मामलों में टॉयलेट पेपर का उपयोग केवल सूखने के लिए या सुखाने के लिए किया जाता है। खाने में चपटी खाने के लिए खाने की आदत की तरह सूखी बैठने के नाम से बैठने के लिए फिल्म में पैक किया जाता था। प्राचीन ग्रीस में मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े एक समान स्क्रैपिंग गति के साथ उपयोग किए जाते थे। कभी कभी इन मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों को इस्तेमाल करने से पहले एक दुश्मन के नाम से अंकित किया जाता था। रोम में लोगों ने एक समुद्री स्पंज के साथ एक सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करने के बाद खुद को साफ किया, जिसे एक बाल्टी में खारे पानी या सिरके में रखा गया था। इसे अगले व्यक्ति के लिए तैयार करने के लिए स्पंज को वापस बाल्टी में डालने से पहले एक सरसरी कुल्ला और एक निचोड़ देना विनम्र माना जाता था। मूल अमेरिकियों ने टहनियों, सूखी घास, छोटे पत्थरों और यहाँ तक कि सीप या क्लैम के गोले का भी इस्तेमाल किया। ग्रामीण कृषि समुदाय में मुट्ठी भर भूसे का अक्सर उपयोग किया जाता था, लेकिन साफ सफाई के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे लोकप्रिय वस्तुओं में से एक सूखे मकई के दाने थे।
वे बहुतायात थे और सफाई में काफ़ी कुशल थे। उन्हें एक दिशा में खींचा जा सकता है या अक्ष पर घुमाया जा सकता है। ये आपके विचार से निविदा क्षेत्र पे भी नरम थे। टॉयलेट पेपर उपलब्ध होने के बाद भी पश्चिमी राज्यों में कुछ लोग आउट हाउस का उपयोग करते समय अभी भी कॉर्न कोब्स को पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आज की मज़ेदार जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नए नए वीडियोस पाने के लिए आप बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। थैंक यू।